हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 9 वर्षों से व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास किया है और उन्होंने अनुशासन को ही सुशासन का आधार माना है। लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ सुलभता से पहुंचे, यही सुशासन का मूल मंत्र है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल पंचकुला में सुशासन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित अधिकारियों व अन्य लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों से मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण व जिला प्रशासन के अधिकारीगण ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। पच्चीस दिसंबर सुशासन दिवस। इस दिन का महत्व तो बहुत वर्षों से और मैं सदियों से भी कह सकता हूं, किसी न किसी रूप में इस दिवस को लोग याद करते हैं। लेकिन पिछले 9 वर्ष से, अभी ये 10वां वर्ष भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि सबसे पहला सुशासन दिवस हमने 25 दिसंबर 2014 के दिन ये मनाया था। इस दिन का महत्व जैसे क्रिसमस दिवस इस नाते से तो बहुत सदियों से, जैसे मैंने बताया, चलता आ रहा है। इसी दिन अपने देश के बहुआयामी व्यक्तित्व, एक नेता जिन्होंने आज़ादी के संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, महामना मदन मोहन मालवीय, उनका जन्मदिन भी इसी दिन होता है। हम उनको याद करते हैं। मदन मोहन मालवीय के बारे में समाज सेवा के कई किस्से हैं। एक किस्सा ऐसा कहते हैं कि सामाजिक कामों में बहुत तत्पर रहते थे। समाज के जितने धनी और संपन्न व्यक्ति होते थे, उनसे समाज सेवार्थ कुछ साधन धन इकट्ठा करना, तो इसमें वो माहिर थे। उनके नाम को मदन मोहन मालवीय अर्थात MMM, बहुत लोग उस समय उनके नाम की व्याख्या करते थे मनी मेकिंग मशीन। एक बार जब अवसर हुआ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, तो उस समय उन्हीं के जिम्मे लगा कि 1 करोड़ रुपया एकत्र करना है। अब वो समय अर्ली 20th सेंचुरी, 1920 के आसपास की बात है। 1 करोड़ रुपया बहुत होता था। इकट्ठा करते हुए और उस समय हैदराबाद के निजाम के पास पहुंच गया कि मुझे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए चंदा चाहिए। अब हैदराबाद निजाम ने कहा कि तो हिंदुओं की यूनिवर्सिटी है, मुझे क्यों देना है? वो मुस्लिम थे। उनका नहीं, ये शिक्षा का काम है, हर किसी को देना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। वापस आने लगे तो जो राजमहल का दरबारी था, उस दरबारी को कहा कि ऐसा बताइए, इस नवाब की, जो बादशाह उस समय का निज़ाम जिसको कह रहे हैं, इनकी कोई व्यक्तिगत चीज़ नई पुरानी कोई फेंक रखी हो, कहीं टूटी फूटी पड़ी है क्या? मैं बड़ा इनका प्रशंसक हूँ, मुझे कोई चीज़ इनकी मिल जाए, मैं अपने साथ संभाल के रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा साहब और तो कुछ नहीं, निज़ाम की टूटी जूती पड़ी है, आप ये ले जा सकते हैं, हमारे तो बेकार है। तो उन्होंने उस जूती को उठाया और शाम को मनादी करा करके शहर में कहा कि निज़ाम की पुरानी जूती नीलाम के योग्य है, ये नीलामी होगी, जो कोई लेना चाहे आके ले जाए, और इसका जो पैसा मिलेगा वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में काम आएगा। मनादी हो गई। निज़ाम को पता लगा। निज़ाम ने कहा कि अरे भाई ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा देखिए, मेरा तो काम विश्वविद्यालय के लिए धन एकत्र करना है, जैसे भी हो जाए मेरा वही तरीका है, मैं तो और कुछ करना जानता नहीं, यही जानता हूँ। कहा नहीं नहीं, मुझे माफ़ करो, मैं पैसे ले जाओ, मेरी जूती वापस लाओ।
ऐसे महान मदन मोहन मालवीय बहुत काम किए उन्होंने। खैर, उनका जन्म दिवस, उनको हम स्मरण करते हैं। और फिर देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश में सुशासन की नींव डाली, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। आज जो स्वर्णिम चतुर्भुज की चर्चा होती है सड़कों की, कि देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सब कोनों को आपस में जोड़ा जाए और डायगनली भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक आपस में जुड़ने चाहिए। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड है, इसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जो बनकर के बाद में अब तैयार हुई है। सारे देश को जोड़ना, एक करना, सारे देश की नदियों को जोड़ना। कहीं ऐसे ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे ऐसे इलाके हैं, वर्षा में बाढ़ आ जाती है और उसी समय में देश के कुछ इलाके जिसमें सूखा पड़ रहा होता, तो पानी एक तरफ विनाश कर रहा है, एक तरफ पानी की कमी के कारण से हम समस्या को झेल रहे हैं। तो क्यों नहीं देश की नदियों को जोड़ा जाए। ये कार्यक्रम भी उस समय की कल्पना है। हालांकि इसमें योजनाएं बन रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा सफलता शायद अभी नहीं मिली है, लेकिन बहुत बड़ा काम है ये, इस ओर भी बढ़ रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री के नाते से उनका जो सोच, देश की एकता, अखंडता, देश की सामान्य समस्याओं से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करना, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन का एक हिस्सा रहा है। उनका भी जन्मदिन आज उनको हम स्मरण करते हैं। और फिर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को सुशासन का नाम देकर और सुशासन दिवस के रूप में इसको मनाया जाए, ये बहुत बड़ी पहल की। हमने भी जब सबसे पहला सुशासन दिवस मनाया था, यही पंचकुला में मनाया था, उस समय तो लगता था लोगों को कि एक जैसे बाकी कार्यक्रम होते हैं, कार्य दिवस के नाम से उसको स्मरण कर लिया, याद कर लिया, कुछ होना आना जाना तो है नहीं। और उस पहले दिवस के समय पर बहुत सी शंकाएं थी, लेकिन कम से कम एक इच्छा शक्ति के रूप में हमने उसको शुरू करवाया था, किया था। उसके लिए मन में एक धैर्य भी रखा था कि एकदम एक दिन होने वाला नहीं है, ये बहुत सहज होगा। जिस सीएम विंडो का उस दिन हमने लॉन्चिंग की थी, उस सीएम विंडो पर इस समय तक लगभग 11 लाख, 11.5 लाख ऐसी एप्लीकेशन आई हैं। अब ये 11.5 लाख लोगों की एप्लीकेशन उनके घर बैठे या उनके जिला के अंदर, ब्लॉक के अंदर, एसडीएम हेडक्वार्टर पर हमने वहां से ले ली, हमारे पास आ गई। अगर ये नहीं होती तो ये 11.5 लाख लोग चल करके हमारे कार्यालयों में आ रहे होते हैं। वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में आते, वो चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय में आते, वो हमारे मंत्रियों के कार्यालय में आते हैं, हमारे विधायकों के घरों पर जाते, हमारे सांसदों के यहाँ भी पहुँचते। केंद्र की समस्याओं को लेकर भी बहुत सी बातें उन्होंने लिखी हैं, हम उनको फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ आकर के कई दिन रुकते, उनका खर्चा होता, समय बर्बाद होता, मानसिक तनाव अलग होता। मैं ये नहीं कहता कि सभी 11.5 लाख का परिणाम ऐसा निकला होगा कि सामने वाले की इच्छा के हिसाब से उनको मिला होगा, लेकिन उसको डिस्पोज ऑफ करने में सब लोगों ने, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे जितने भी सहायक संस्थाएं हैं, सब ने अपना काम किया है। तो एक मैं कह सकता हूं कि ऐसी चीज़ों को और हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सुशासन दिवस ये हम कर रहे हैं। अब कर तो हम रहे हैं, बहुत से कार्यक्रम हमने चलाए हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, आज भी कुछ चीज़ें आगे की हैं। लेकिन अगर कोई पूछे तो क्या ये सुशासन का काम पूरा हो गया क्या? मेरा कहना है कि मेरी शुरुआत अच्छी है, हम बहुत अच्छी जगह पहुंचे हैं। आज जो वातावरण 2014 में था, जिसके कारण से लोगों को उतना ज़्यादा भरोसा नहीं था, आज लोगों को भरोसा हो गया है कि इन 9-10 वर्षों के अंदर हरियाणा सरकार के सब लोगों ने मिलकर जो इस प्रकार के काम आगे किए थे, एक प्रयास किया था, वो काफ़ी हद तक उसके लाभ मिल रहे हैं, परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन क्या काम पूरा हो गया है? मैं कहूँगा अभी नहीं, बहुत कुछ करना अभी शेष है।
कोई कहेगा कब तक पूरा होगा। अब इसके बारे में कोई एक निश्चित उत्तर नहीं बताया जा सकता। उत्तर बताने के लिए एक छोटी कहानी मुझे ध्यान आ रही है कि दो नौजवान वो पैदल जा रहे थे, किसी गांव में उनको पहुंचना था, कोई उनका गंतव्य स्थान था। रास्ते में उनको एक बुजुर्ग मिला। उस बुजुर्ग को पूछा, हमें अमुक गांव में जाना है, उस गांव में पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। अब बुजुर्ग चुप रहा। नौजवान सोच रहे थे कि उत्तर मिलेगा। कुछ मिनटों के बाद फिर से पूछा, कुछ क्षणों के बाद नौजवानों ने कि बाबा हमें उस गांव में जाना है, कितना समय मिलेगा। तो फिर भी चुप रहा। उन्होंने सोचा कि इस बाबा को ऊंचा सुनता होगा, हमारी बात को समझ नहीं पा रहा। उन्होंने जोर से बोला कि बाबा उस गांव में जाने में कितना समय लगेगा। फिर भी नहीं बोला। इशारे से कहा जाओ जाओ। लोगों ने समझा पागल पागल है, इसको कुछ जवाब नहीं देता, हाँ न करे ना करे, कुछ बोले, कुछ नहीं बोला, टाल दिया। और नौजवान चल पड़े तो कोई 100-150 कदम जाने के बाद ये बाबा उनको देख रहा था। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने जोर से आवाज लगाई कि मानो 1 घंटा लगेगा। ये पूछे मुड़कर देख रहे हैं कि पहले जवाब नहीं दिया, अब हम इतनी दूर चले गए, अब हमें पीछे से बोल रहा कि 1 घंटा लगेगा। इनके मन में उत्सुकता हुई, वापस मुड़ के आ गए। बाबा बाबा हमने आपसे 2 बार 3 बार पूछा कि आप कितनी देर लगेगी, आपने उस समय तो कहा नहीं, और जब हम दूर जा चुके हैं आप कह रहे हो 1 घंटा लगेगा। कि देखो बच्चों, जब तुमने पूछा था मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हारी गति क्या है, और जब चल के तुम 150 कदम जा चुके हो तो मुझे पता लग गया, मैं देख रहा तुम्हारी गति क्या है। तुम्हारी गति के हिसाब से टाइम तय होगा कि कितना समय लगेगा। मित्रों, सुशासन के वो सब लक्ष्य हमको पूरे करने हैं, लेकिन समय कितना लगेगा ये निर्भर करता हमारी गति पर। तो हमको गति बढ़ानी होगी, और गति बढ़ा करके जब हम चलेंगे तो अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। दिशा हमको पता है किधर जाना है, लेकिन गति अभी हमारी जितनी बननी चाहिए उतनी सबकी नहीं बनी है। कुछ विभागों की, कुछ यानी हमारे अधिकारियों की, कर्मचारियों की गति बन रही है, पकड़ रहे हैं उस गति को, और उसी के कारण से कौन कितना काम करेगा, किस गति से करेगा, इस परिणाम को लाएगा। तो हमने 25 दिसंबर को एक योजना बना करके कि ऐसे सब कर्मचारी अधिकारियों को, यद्यपि उसमें जो ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी हैं उनको तो हमने कहा कि ये प्रेरणा देने वाले हैं, ये इंजन है, तो कभी इंजन के लिए वो नहीं तय किया जाता, उसका जो सफलता का परिणाम के नाते से जिम्मेवारी होती है बाकी सब लोगों की जो उसको सहयोग करते हैं। तो इस परिणाम का पारितोषिक ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को छोड़कर बाकी सबको मिलेगा, क्योंकि बाकी सब आपके जो सहयोगी हैं उनकी गति के मिला के आपकी गति बनेगी। तो इस गति को आगे बढ़ाने के लिए हमको अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी जगह पर अपने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा, और निश्चित रूप से ये जो प्रयास है परिवर्तन का, ये प्रयास हमारा सफल होगा, ये उद्देश्य हमारा सफल होगा। हम देखते रहे हैं कि हमारे जितने भी व्यक्ति, चाहे वो समाज के व्यक्ति हों चाहे कर्मचारी हों, बहुत तरह की समस्याएं वो झेलते थे। कर्मचारियों की बात करूं तो उनकी ट्रांसफर है, उनकी पोस्टिंग है, उनकी प्रमोशन है, इसमें ही सबको भरोसा नहीं होता था कि हमारे साथ न्याय होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिनके हाथ में ये सूत्र है उनको अपनी स्वैच्छिक अधिकार, उनको डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत होती हैं। किसी को भी प्रशासनिक आधार पर इसका ट्रांसफर करना तो उसका ट्रांसफर कर दिया, दंडित करना उसको दंडित कर दिया। बाद में फिर उनकी अपील शुरू होती है कि मेरा तो कोई दोष नहीं है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते दंड भी हो जाता है, फिर उनको सहानुभूति पर विचार करके उनको
छूट देने की बात ये चल पड़ती है। स्थान कौन सा मिलना चाहिए उसमें भी सिफारिशें चलती हैं। प्रमोशन किसकी होगी वो भी अपने डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से हम करते रहते हैं। लेकिन अब इसके सिस्टम जब से बने हैं, मुझे ध्यान है कि जब ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी हमने पहली बार लागू की तो 93% पर्सन्स वर हैप्पी विद दैट ड्राइव कि जो अपने पहले दूसरे स्थान के ऊपर पहुंच गए थे। 93% टीचर्स सेटिस्फेक्शन लेवल उसमें से पता लगता है। तो ऐसा कर्मचारियों के लिए ये सब किए, ये तो पुराने कर्मचारियों के लिए। और जब नई भर्ती की उसका भी क्या हाल था, सीधा से लोग बोलते थे नौकरियां बिकती हैं। जो पर्ची खर्ची का शब्द प्रयोग किया, इसके कारण से उसको समाज ने स्वीकारा कि हाँ पर्ची खर्ची के कारण से ही बर्बादी हुई है। अब कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती है, मेरिट के ऊपर सबकी भर्तियां होती हैं। ग्रुप सी और डी इसके इंटरव्यू खत्म किए, क्योंकि इंटरव्यू में खेल बहुत होते हैं। और ऐसा भी हुआ कि लिखित परीक्षा को साइड में कर दिया, केवल इंटरव्यू के आधार पर नौकरियां ले ली गई। अब इंटरव्यू तो अपने हाथ में आदमी के, जिसको चाहे उसको दे, जिसको नहीं चाहे उसको नहीं दे। लिखित में सामने वाले की कुछ योग्यता पता लगती है, उसके बिना ही कर दिया गया। एक परीक्षा और एक इंटरव्यू